हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है एनल फिशर और पाइल्स में क्या डिफरेंस होता है, किस वजह से वो हो जाता है और क्या उसके लक्षण होते हैं। इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ फिशर। फिशर में होता क्या है, आपका जो एनल का रास्ता है या आपकी जो एनल कैनाल है उसमें चीरा पड़ जाता है या कट लग जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एनल फिशर या परिकर्तिका या चीरा लग जाना। अब वो चीरा कैसा होता है, इस तरीके से लग जाता है। ये जो आपको दिख रहा है रेड रेड और बीच में इस तरीके का आपका एनल के रास्ते में चीरा लग जाता है। अब ये होता किस वजह से है? अगर कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा कब्जी रह रही है, कब्जी रहने की वजह से लैट्रिन क्या होती है, कड़क हो जाती है। कड़क लैट्रिन कड़क होने की वजह से जब वो स्टूल पास करने बैठेगा, लैट्रिन करने बैठेगा, तो हार्ड स्टूल आएगा और उसकी वजह से जो वहां की जो लाइनिंग है वो डैमेज हो जाएगी, कट जाएगी, उसमें चीरा पड़ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है डायरिया। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दस्त हो रहे हैं, बार-बार वो फ्रेश होने जा रहा है, तो उस वजह से भी क्या होगी, जो एनल की जो म्यूकोज़ा है, जो लाइनिंग है, वो इरिटेट होगी और उसको डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। अब डायरिया से रिलेटेड ही हम ले सकते हैं जो हमारी इरिटेबल बाउल डिज़ीज़ या आईबीएस जो होता है, जिसमें हम 2 डिज़ीज़ लेते हैं, क्रॉन डिज़ीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोनों ही कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा मोशंस होते हैं, बार-बार वो फ्रेश होने जाता है, तो उस कंडीशन में भी एनल फिशर्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, ओबेसिटी अगर है, पेशेंट बहुत हैवी है, बल्की है, वेट बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी एनल फिशर या गुदा के रोग होने की बीमारियाँ जो है वो बढ़ जाती हैं। उसके अलावा कोई व्यक्ति है जो बहुत कम पानी पीता है, जो ड्रिंक में बहुत सॉफ्ट ड्रिंक ले ही नहीं रहा है, जो कि अपना खाना है, जंक फूड खा रहा है, बहुत ज़्यादा फाइबर्स नहीं ले रहा है डाइट में। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, आपकी बॉडी में अगर प्रॉपर फाइबर्स नहीं जाएँगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा तो एनल फिशर्स होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखना चाहिए, अच्छी फाइबर्स डाइट लेनी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें फाइबर्स का अमाउंट अच्छा होता है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो और हम ऐसे रोगों को होने से रोक सकें। ठीक है। इसके अलावा अब इसमें आपको क्या सिम्टम्स दिखेंगे, देखिए सबसे बड़ा सिम्टम यही है कि एनल फिशर के पेशेंट्स में पेन या दर्द बहुत सीवियर होता है, बहुत ज्यादा होता है। अक्यूट कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसमें पेशेंट को बर्निंग सेंसेशंस आती है, मतलब जब वो फ्रेश होके उठेगा तो उसको ऐसा लगेगा उसके गुदा मार्ग में या फिर उसके जो लैट्रिन का रास्ता है उसमें बहुत ज्यादा जलन हो रही है या कुछ जल रहा है, ऐसा फील होता है। डिस्कम्फर्ट फील होता है जिसमें पेशेंट को उठने बैठने चलने में इन सब परेशानियां थोड़ी फील होती है। ये सारी जो कंडीशन है ये हमें देखने को मिलती है एनल फिशर के कंडीशन में। अगर आपका एनल का रास्ता गीला रहेगा, साफ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगी, उस कारण से वहां पे खुजली होना, ईचिंग होना हमें देखने को मिलेगा। कभी-कभी ऐसे पेशेंट्स में जब हार्ड स्टूल आता है तो ड्रॉप वाइज ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो कट लगा हुआ है, चीरे में से ब्लड आने के चांसेस होते हैं। तो वो जो ब्लड आएगा उसका अमाउंट बहुत कम होगा, 1-2 बूंद, 5 बूंद, इससे ज़्यादा ब्लड नहीं आएगा और कभी-कभी जो खून होता है वो लैट्रिन के साथ चिपक के या लैट्रिन के साथ लग के आता है। अगर लैट्रिन के साथ लग के चिपक के खून आ रहा है तो वो एनल फिशर का साइन है, उसका मतलब है आपके गुदा मार्ग में चीरा पड़ गया है या आपको परिकर्तिका हो गया है। अब ऐसे पेशेंटों को क्या लेना चाहिए? अगर आपके जो फिशर है आपको हो गया है, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपनी जो डाइट है उसमें फाइबर्स को इंक्लूड करना चाहिए। आपको अच्छा बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए ताकि आपका कब्जी दूर हो जाए और आपकी समस्या से आपको निजात मिल जाए। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अगर आप एक्यूट कंडीशन में ही अपने डॉक्टर को दिखा लेंगे तो मे बी पॉसिबल है आपको मेडिसिन से ही ठीक हो जाएँगे। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे और आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो हो सकता है डॉक्टर जो है आपको सर्जरी के लिए सजेस्ट करें। दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है दैट इज पाइल्स, मस्सा, बवासीर, अर्श जिसको हम बोलते हैं वो। अब इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा लोगों को जो हमारे पास आते हैं, आते ही हमें बोलते हैं, हम पूछते हैं क्या परेशानी है और बोलते हैं मैडम मस्सा हुआ है। अब जो मस्सा हुआ है उनके लिए गुदा मार्ग का हर रोग मस्सा है। अब एज अ डॉक्टर वो मुझे डिफाइन करना है या हम लोगों को डिफाइन करना है कि वो क्या है। तो इसी चीज को लेकर के समझिए कि जो पाइल्स होते हैं वो क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, जो खून की जो नलियां हैं वो क्या होती है, बड़ी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, ठीक है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। तो ये जो कंडीशंस होती है ये किस में मिलती है, पाइल्स में। इसीलिए पेशेंट आपको पाइल्स का अगर होगा तो वो आपको क्या कंप्लेंट देगा कि वो फ्रेश होने जाता है तो कुछ मस्से जैसा बाहर आता है और कुछ समय बाद वो वापस अंदर चला जाता है या मुझे उंगली से डालना पड़ता है, जो भी पेशेंट की कंप्लेन है।
ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो मस्सा है? क्योंकि पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होंगी वो इसी तरीके की होंगी, समझिए। अब आपको समझ में आया पाइल्स होता क्या है? यहाँ पे जो आपके खून की नलियाँ हैं, जो एनल के रास्ते में वो फूल जाती है और वो लैट्रिन के के साथ में बाहर आने लग जाती है, यही मस्सा होता है। ये आपके गुदामार के अंदर की तरफ भी हो सकता है और गुदामार के बाहर की तरफ भी हो सकता है, मतलब इंटरनल हेमरॉइड्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स भी हो सकते हैं। अब इनको हम कैसे पहचानेंगे कि आपको कौन-सा जो मस्सा है वो दवाई से ठीक हो सकता है, किसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, किसमें कितना टाइम लगेगा? वो सब चीज़ें डिसाइड करते हैं हम लोग डिग्रीज़ पे। डिग्री है और कितने पाइल्स हैं, ठीक है? कितनी संख्या है, उन 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, सिर्फ़ पेशेंट को खून आता है, कोई भी मस्सा गुदामार्ग से बाहर नहीं आता है, वो फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री में मस्सा गुदामार्ग से बाहर आएगा, खून आएगा, लेकिन वो मस्सा अपने आप गुदामार्ग में वापस चला जाता है। जैसे ही पेशेंट फ्रेश होके उठा, गुदामार्ग में मस्सा वापस अंदर चला जाता है 5 से 7 मिनट में। 3 डिग्री वाले केस में क्या होता है, मस्सा बाहर आता है, खून भी आता है, लेकिन वो मस्सा अपने आप गुदामार्ग में नहीं जाता है। पेशेंट को हाथ से, उँगली से उसे वापस गुदामार्ग में डालना पड़ता है। दैट इज़ 3rd डिग्री। 4 डिग्री की हम बात करें तो 4 डिग्री क्या होता है, जिसमें जो पेशेंट है, उसका जो मस्सा है वो फ्रेश होते टाइम बाहर आता है और उसके बाद वो बाहर ही रहता है, वो अंदर जाता नहीं है। आप उसे उँगली से अंदर डालेंगे तो भी वो अंदर नहीं जाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोलैप्स्ड पाइल्स, ठीक है? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री तो श्योरली हम लोग कंज़र्वेटिव मैनेज कर लेते हैं, मतलब हम दवाइयों से उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन 3 डिग्री, 4 डिग्री में हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। 4 डिग्री में तो डेफ़िनेटली आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब थ्रोम्बोसिस की कंडीशन में क्या होगा? थ्रोम्बोसिस की कंडीशन में इस तरीके से जो आपके मस्सा जो बाहर फूला हुआ है, उस वो क्या होगा, नीले कलर का हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बैठने में तकलीफ होगी, चलने में तकलीफ होगी। ये जो कंडीशंस होती है वो थ्रोम्बोज्ड हेमरेट्स की होती है। जनरली पाइल्स, मस्सा, अर्श में आपको दर्द नहीं होता है अनलेस वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई थ्रोम्बोसिस ना हो। थ्रोम्बोसिस होने के कारण दर्द हो सकता है। ठीक है। अब इसके सिम्पटम्स क्या मिलेंगे? पेशेंट को फ्रेश ब्लड आएगा, मतलब पेशेंट जैसे ही फ्रेश होने जा रहा है उस टाइम पे उसको एकदम जो ब्राइट रेड, ताज़ा, एकदम चमकदार खून जो लाल होता है वैसा खून आएगा। ठीक है। पेशेंट का जो गुदा का मार्ग है उसमें हल्की सी खुजली होती है। गुदा मार्ग से मस्से बाहर आने की कंप्लेंट पेशेंट देगा कि मेरे जब मैं फ्रेश होने बैठता हूँ तो मस्सा बाहर आता है, खड़ा होता हूँ, वापस मस्सा अंदर चल जाता है या मुझे उँगली से डालना पड़ता है या वो बाहर ही रहता है, जो भी कंप्लेंट देता है। उसके अलावा पेशेंट की अंडरवियर पे हमेशा कभी-कभी म्यूकस के डिस्चार्ज मिलेंगे, कभी ब्लड के स्टेन्स मिलेंगे, ये कंडीशंस होती है। अगर वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शंस हो गया है, थ्रोम्बोसिस हो गई, उस कंडीशन में सीवियर पेन की पेशेंट कंप्लेंट देगा। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है? फर्स्टली आपको क्या करना है, कभी भी आपको एक तो फाइब्रस डाइट लेनी है, कॉन्स्टिपेशन होने से रोकना है और आपको टॉयलेट में लंबे समय तक नहीं बैठना है। मतलब आप फ्रेश होने गए हैं, आप फ्रेश अगर विदिन 5 मिनट या 2, 3, 4 मिनट हो जाते हैं, इट्स ओके। इससे ज़्यादा अगर आपको टॉयलेट में बैठना पड़ रहा है तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। आप बाहर आइए, पानी पीजिए, थोड़ा लक्सर्टिव ले सकते हैं, ले लीजिए, थोड़ा घूमिए, उसके बाद वापस फ्रेश होने जाइए। अगर आप फ्रेश होने में बहुत टाइम लगाते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर आप टॉयलेट में बैठते हैं, तो सीवियरली चांस है आपको पाइल्स होने के। तो जो आपकी आदत है उसको अवॉइड कीजिए। प्रॉपर आपको अगर पाइल्स के सिम्पटम्स हैं, तो आप अपने डॉक्टर्स को दिखाइए, उनसे सलाह लीजिए कि आप क्या मेडिसिन्स ले सकते हैं। आपकी जो डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अच्छे से अच्छे मेडिसिन लीजिए, अगर नीड है तो सर्जरी के लिए जाइए। सर्जरी इतनी बड़ी नहीं होती है जिसमें कुछ घबराने की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत हमें है, तो आप प्योरली इस चीज़ के लिए जा सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सम प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट्स है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरी इंस्टाग्राम आईडी लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर मुझे मैसेज करके अपनी जो भी डाउट्स हैं, अपनी समस्याएँ हैं, वहाँ बता सकते हैं। थैंक यू।